हेलो हाय एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है हितेश सिंगला और आज हम बात करेंगे कि एक टॉपिक के ऊपर जो कि पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहता है कि वो अपने बच्चों के फॉरेन एजुकेशन ड्रीम को कैसे सिक्योर कर सकते हैं या प्लान कर सकते हैं। और ये टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे और फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। इकोनॉमिक टाइम के वेल्थ एडिशन में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक, जिसका टाइटल था फॉरेन एजुकेशन हाउ टू प्लान योर फाइनेंसेस, उसमें ये डिस्कस किया गया था कि एचएसबीसी क्वालिटी ऑफ लाइफ रिपोर्ट जो कि 2024 में पब्लिश हुई थी, उसके अंदर 78% ऑफ पेरेंट्स जो थे वो एक्टिवली ये चाह रहे थे कि उनके बच्चे बाहर जाके पढ़ें या फिर उनका कोई ना कोई एक बच्चा अभी बाहर पढ़ रहा है। इस रिपोर्ट के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस किए गए जिसके अंदर क्रूशल टॉपिक्स थे कि फॉरेन एजुकेशन कहाँ कहाँ से है, फंडिंग किस तरीके से बनानी है, इस पूरे एजुकेशन को कैसे प्लान करना है, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कैसे कहाँ से सस्ती, क्या बेनिफिट्स, क्या इम्पैक्ट्स आपको मिलते हैं, लोन्स का इम्पैक्ट क्या है, किस कॉस्ट पे लोन मिलेगा, क्या क्या प्रॉस्पेक्ट्स आपके मिलेंगे, और स्टडी डेस्टिनेशंस कौन कौन सी है इस टाइम पे। हाँ, इसके अंदर एक लास्ट उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला था कि एक मेटिकुलस फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है, ताकि आपके बच्चे का ये ड्रीम आपके लिए, एक पेरेंट के लिए, एक बहुत महंगा नाइटमेयर या बहुत महंगा सपना ना बन जाए। तो इसी चीज़ को हम मद्देनजर रखते हुए हमने ये डिस्कशन, ये आर्टिकल आपके लिए तैयार किया है। सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर की प्रोकास्टिनेशन, यानी कि बहुत सारे पेरेंट्स इसको प्लान ही नहीं करते हैं पहले दिन से। वो सोचते ही नहीं है कि हमारे को हमारे बच्चे की एजुकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए या कैसे प्लान करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा नतीजा ये रहेगा कि आपके बच्चे का जो एम्बिशन था एक फॉरेन एजुकेशन का, वो या तो वो ख़त्म हो जाएगा या फिर आपकी फैमिली को बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स देखने पड़ेंगे, फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स देखने पड़ेंगे जो कि उनके लिए बिल्कुल ही बेनिफिशियल ना हो। सबसे पहला उसके अंदर आता है कि अगर आप बहुत लेट हो चुके हैं, जब बच्चे का आप बिल्कुल एजुकेशन सर पे आ गया, तो उस टाइम पे आप सबसे पहले एजुकेशन लोन्स के ऊपर जा सकते हैं। अब एजुकेशन लोन्स, आपको राइट पे एक चार्ट दिखाई दे रहा है कि बहुत सस्ता नहीं है। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लेंडिंग हो सकती है, इसके लिए आपको अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ सकती है, आपको अपने कुछ लैंड गिरवी रखने पड़ सकते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कोई बहुत सस्ता नहीं है, 8.2 से लेकर 13% तक का ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पड़ सकता है। साथ के साथ एक लोन बच्चे के ऊपर भी एक फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट करके रखेगा कि जिस दिन उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, साथ के साथ उसको ये रीपेमेंट स्टार्ट करनी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन है अपने रिटायरमेंट फंड्स, जो कि एक पेरेंट ने थ्रू आउट हिज वर्किंग लाइफ इकट्ठा किया होता है। कुछ उसने अपना ईपीएफ इकट्ठा किया हुआ है, कुछ प्रोविडेंट फंड इकट्ठा हुआ हुआ है, या पीपीएफ है, या कुछ और एवेन्यूज जो उन्होंने अपने रखे होते, कि प्रॉपर्टी बाय करके रखी थी जो उन्होंने सोचा था कि अपनी रिटायरमेंट के टाइम पे यूज़ करेंगे उसको। अब क्योंकि ये बच्चे की एजुकेशन उनके लिए प्रायोरिटी बन गई है उस मोमेंट पे, इसलिए वो ये चीज़ को बेच के अब ये एजुकेशन को फंड करना चाहते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कशन पॉइंट है जो हर एक फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको बताएगा कि रिटायरमेंट को फंड किया नहीं जा सकता है लोन के साथ। कभी भी किसी तरीके की रिटायरमेंट आपकी लोन के साथ फंड नहीं हो सकती है, जबकि एजुकेशन फंड हो सकती है। अगर कोई पेरेंट इस सिचुएशन में पहुंच गया है कि उसको अपने रिटायरमेंट कॉर्पस से पैसा निकालना पड़ रहा है, तो उससे बेटर ऑप्शन डेफिनेटली ये है कि आप एजुकेशन लोन लीजिए, बट अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को कभी मत इस्तेमाल कीजिए। अब जब भी आप कोई प्लान करने जा रहे हैं, when you, जहाँ पे आप फाइनेंशियल गोल या कुछ भी देखने जा रहे हैं, तो उसके अंदर उसकी कॉस्ट क्या क्या है, क्या क्या कंपोनेंट्स है उस कॉस्ट के, वो जानने बहुत ज़रूरी है। इसी आर्टिकल में जो इकोनॉमिक टाइम का आर्टिकल आया था उसके मुताबिक बहुत मेजर तीन चार कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है ट्यूशन फ़ी। ट्यूशन फ़ी वेरी करती है किस तरीके का कोर्स है आपका, किस कंट्री में आप कोर्स करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यूएस में कहीं ना कहीं 20 लाख से 45 लाख तक की कॉस्ट एक कोर्स की पड़ रही है, वहीं पे यूके में 10 से 40 लाख तक की कॉस्ट जा रही है, वहीं पे फ्रांस में वो 2 से 16 लाख में भी वो कोर्स किया जा सकता है।
सो डिपेंडिंग ऑन कंट्री स्पेसिफिक या कोई भी आपका कोर्स स्पेसिफिक ये फ़ी वेरी करेगी। अगला आता है अकोमोडेशन। ये अकोमोडेशन एक बहुत ही मेजर वेरिएबल कॉस्ट है जो बहुत सारे पेरेंट्स जब भी प्लानिंग करने की अगर भी सोचते हैं तो भी उसको कभी कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको जनरली ट्यूशन फ़ी पे ज़्यादा फोकस रह जाता है। अकोमोडेशन एक बहुत बड़ा कॉस्ट हो सकता है जब आप एक फॉरेन कंट्री में जा रहे हो, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है हॉस्टल फैसिलिटी लिमिटेड हो, इसलिए बच्चों को बाहर जाके अपना कहीं ना कहीं स्टे या और चीज़ें प्लान करनी पड़ सकती हैं। फिर आता है कॉस्ट ऑफ लिविंग। आपकी ट्यूशन फ़ी और अकोमोडेशन के अलावा आपके बच्चे का वहाँ पे खाना पीना, वहाँ पे उसको लेजर एक्टिविटी या कुछ और एक्टिविटीज़ के लिए उसको खर्चा चाहिए। ये खर्चा भी बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है। आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं 8 से 20 लाख तक यूएस के अंदर वो खर्चा आ रहा है, वहीं फ्रांस में 7 से 13 लाख तक का आ रहा है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉस्ट ऑफ लिविंग फैक्टर है जो आपको हमेशा अपनी प्लानिंग में एक्यूमुलेट करना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस एक नॉन नेगोशिएबल एक्सपेंस है अगेन। जब भी आप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रहे होते हैं तो वो एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपोनेंट उसके अंदर रखती हैं कि ये हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेकर ही आना पड़ेगा एक बच्चे को। लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन करेंसी फ्लक्चुएशन। सी अगर आपका बच्चा बाहर पढ़ने की प्लानिंग कर चुका है, करना चाहता है, या आप उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो इन्फ्लेशन कॉस्ट को देखना पड़ेगा कि वहाँ पे एजुकेशन की इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रही है। सेकेंड है करेंसी, क्योंकि करेंसी बहुत मेजर इम्पैक्ट प्ले करेगा। आप जनरली मान के चल सकते हैं यूएस डॉलर के अगेंस्ट इंडियन रुपी ओवर हर साल कुछ 3% के आसपास का डिवैल्यूएशन होती है। सो ओवरऑल जो इम्पैक्ट इन्फ्लेशन और करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण जो आपकी कॉस्ट के अंदर आ सकता है वो 10% के आसपास आ सकता है। यानी कि अगर आप कैलकुलेशन आज की डेट के हिसाब से स्टार्ट करना चाहेंगे तो 10% के हिसाब से आपको उस कॉस्ट को इन्फ्लेट करना पड़ेगा कि आपका बच्चा जब तक पढ़ने जाएगा तब तक कितनी कॉस्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि अब सोल्यूशन पे बात करते हैं। सोल्यूशन है अर्ली स्टार्ट करना। एक प्लानिंग को जितना अर्ली आप स्टार्ट करोगे उतना बेनिफिशियल है। क्यों बेनिफिशियल है? सबसे पहला है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हमारे को मालूम है कि कंपाउंडिंग हमेशा टाइम के साथ आती है। जितना टाइम उसके अंदर होगा उतना ही आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। स्मॉलर कंट्रीब्यूशन ओवर टाइम। जितना अगर आपने बहुत लंबी प्लानिंग की करने की कोशिश की है तो आप छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग आपकी शायद इनकम लिमिटेड हो आज की डेट में, कुछ और आपके प्लान्स चल रहे हो, तो आप अभी छोटे कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपके पास टाइम लंबा है, अगर यही चीज़ आपका टाइम स्क्वीज हो गया, 2-3 साल ही बच गए हैं उस चीज़ को प्लान करने में, तो आप स्मॉलर कंट्रीब्यूशन से काम नहीं चला पाओगे। आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ज़्यादा हो जाती हैं, मोर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। आपके पास इतने सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आप सोच सकते हैं कि इसमें से क्या ट्राई करना है, बजाय कि जब आप बिल्कुल एंड पॉइंट पे आ चुके हो तब आपके पास बिल्कुल ही कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है और आपको फाइनल डिसीजन बहुत ही बिना सोचे समझे लेना पड़ सकता है। रिड्यूस फाइनेंशियल स्ट्रेस। रिड्यूस फाइनेंशियल स्ट्रेस का मतलब क्या है कि जब आपने एक प्लानिंग कर ली है, एक कॉर्पस आपने क्रिएट कर लिया है, तो बच्चा उस एजुकेशन के लिए जब जाना जाता है, हो सकता है कि आपकी प्लानिंग बिल्कुल ही बिल्कुल सटीक ना बैठे। हो सकता है आपने प्लान किया हो कि 1 करोड़ तक का कॉर्पस हमने क्रिएट करना था और जब फाइनल एजुकेशन पे बच्चा जाने लगे तो वो कॉस्ट 1 करोड़ 20 लाख तक आ रही है। अब आप देखिए फाइनेंशियल स्ट्रेस आपके ऊपर कितना कम है। जो कॉस्ट आपको 1 करोड़ 20 लाख की खुद पे करनी थी या क्या लोन लेकर करनी थी या कुछ और बेच कर करनी थी, वहाँ पे आप 1 करोड़ का कॉर्पस ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो। अब सिर्फ 20 लाख का ही आपको एक स्ट्रेस लेना है या 20 लाख ही अरेंज करना है, जो कि बहुत ही कम अमाउंट है एज कम्पेयर टू 1 करोड़। सो एक फाइनेंशियल स्ट्रेस आपके ऊपर भी रिड्यूस करता है कि आपने एक कॉर्पस किसी चीज़ के लिए रखा हुआ था और उसी के लिए आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो। फ्लेक्सिबिलिटी टू अडेप्ट। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप विद टाइम उस चीज़ को चेंज कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो और वही इम्प्लीमेंटेशन आप आगे बढ़ा सकते हो। अब हम बात करेंगे एक फाइनेंशियल प्लान को बनाना कैसे, कंस्ट्रक्ट कैसे करना है ताकि आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए वो प्लान वर्क कर सके। सबसे पहला स्टेप है इसके अंदर हमारे को बच्चे के लिए एक गोल डिफाइन करना और उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट डिफाइन करना।
अब जैसे हमने लास्ट कुछ पिछली स्लाइड्स में देखा था कि इस कॉस्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कंपोनेंट्स इंक्लूडेड होगी, ट्यूशन फी, वहाँ के रहने का खर्चा, कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गई, आपका आने जाने का खर्चा, ये सब कुछ उसके अंदर आप इंक्लूड करके एक नंबर आप डिसाइड कर लोगे कि इतना आपको आज की डेट में ये रिक्वायर्ड है। सेकेंड है आपका कि आपको वो करंट फाइनेंशियल प्लान के लिए आपको अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को देखना है। एक प्लान के लिए आपको ये देखना है कि आपकी आज की एक्सपेंडिचर्स क्या है, क्या आप इस गोल के लिए आप कितना पैसा आज से एलोकेट कर सकते हैं। हो सकता है आज आपकी सिचुएशन ऐसी हो जहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स कहीं पे और हो और बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ पे जा रहा हो, तो वहाँ से आपको ये पैसा एकदम डाइवर्ट करना शायद मुश्किल हो जाएगा, बट एटलीस्ट आपके पास एक क्लियर पाथवे आप बना सकते हो कि अगर आज आप कम कंट्रीब्यूट करोगे तो आगे चल के आपको कितना कंट्रीब्यूट करना है इस बात के लिए। एक टाइमलाइन आपको असाइन करना है कि कितने टाइम तक आप ये गोल अचीव कर लोगे। आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है, सुटेबल ऑप्शंस आप एक्सप्लोर करोगे। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आप इसके अंदर देख सकते हैं। आप अगर आपकी कोई डॉटर है तो उसके लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स एक बहुत अच्छा तरीका आपके लिए एक कॉर्पस जनरेट करने का है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स अगर आपको कुछ बहुत प्रोटेक्शन के लिए कुछ चाहिए। पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चे के नाम पे, जहाँ पे आप ये पैसा ग्रो। आपकी एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर आप ये डिफाइन करोगे कि आप मंथली कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो या आप ईयरली कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आपका रिस्क प्रोफाइल उसके अंदर क्या है, किस किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट आप उसके अंदर रखना चाहते हो, इसको ऑटोमेट कैसे करना है, इसको रिव्यू कैसे करना है। सो दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो आप एक डिफाइन करोगे। आप अपने ये भी देखेंगे कि वहाँ पे स्कॉलरशिप्स या क्या क्या चीज़ें आपकी अवेलेबल हो सकती हैं, ताकि आपका थोड़ा सा फाइनेंशियल बर्डन कम हो सके। कंटिजेंसी प्लान करना, आपकी हर अचीवमेंट के लिए, हर गोल के साथ आपको एक कंटिजेंसी फैक्टर लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपके गोल्स जो आप प्लान करके चल रहे थे, एट द एंड ऑफ द डे आपकी कोई ऐसी फैमिली कंटिजेंसी है या कुछ हुआ कि आप इस प्लान के ऊपर वर्क ही नहीं कर पाए। एग्जांपल हो सकता है कि जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग मेंबर है फैमिली का, उसकी डेथ हो जाए, तो उसके लिए आपने क्या कंटिजेंसी प्लान किया, क्या आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है जो इस प्लान को बचा के रख सके ताकि बच्चे का ये गोल अचीव किया जा सके। लास्ट है, आपको हर स्टेप को रिव्यू करना है और हर उसको एडजस्ट करना है रेगुलरली, जैसे मार्केट कंडीशंस चेंज होती रहेंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नोट करने के लिए वो ये है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड रखना है ऑल द टाइम। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही एसेट क्लास के ऊपर आप हर टाइम पे डिपेंडेंट हो जाए। सेकंड है, एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या फाइनेंशियल एडवाइज़र को आप अपने साथ रखिए जो आपको हेल्प आउट करे, जो आपको इस प्लानिंग में हेल्प करे, जो आपको रियलाइज़ करा सके कि आपके गोल्स कैसे कैसे अचीव होने हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपको लेने चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। ये आपको आपका एक फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको हेल्प करेगा। इन कंक्लूजन, जब भी आप एक बच्चे की फॉरेन एजुकेशन फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए सोच रहा है कोई पेरेंट, तो उसको एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो जितना हो सके उतना अर्ली स्टार्ट करे, एक स्ट्रेटेजिक प्लान डेवलप करे। डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। ये पार्ट बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, क्योंकि एक प्लान 18 साल के लिए चलना है तो उसमें डिसिप्लिन लाना आपको बहुत ज़रूरी है। लास्ट एंड लीस्ट इज प्लान प्लान एंड रिव्यू। प्लान करते जाइए, उसको रिव्यू करते जाइए, एंड यू विल बी एबल टू अचीव योर। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली हो समझने के लिए कि एक फाइनेंशियल प्लान बच्चे के लिए आप कैसे बना सकते हैं, कैसे उसके लिए वर्कआउट कर सकते हैं। बट मेरा आग्रह आपसे हमेशा रहेगा, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र आप अपने साथ रखिए जो आपको इतनी बड़ी लंबी जर्नी में आपके साथ रहे और आपको हेल्प कर सके आपके अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। थैंक यू।